बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी स्पैन बीम्स। हम टू स्पैन बीम को डिस्कस करेंगे। हम इसके लिए एनालिटिकल सोल्यूशन डेवलप करेंगे, यानी हम इसके लिए जनरल इक्वेशंस और जनरल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना देखेंगे। पहले हम एक पॉइंट लोड की बात करते हैं। अगर हमारे पास एक टू स्पैन बीम है, उसके दो डिफरेंट स्पैन्स हैं L1 और L2, और लेट्स कंसिडर के उनके दो डिफरेंट मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया, स्पैन AB का I1 और स्पैन BC का I2। एक पॉइंट लोड P लग रहा है at a distance from this left support A। ये सारे जो है ये हिंज सपोर्ट है और दो ये रोलर सपोर्ट्स हमारे पास। तो ये ABC बीम है D पॉइंट पे। D वो पॉइंट है जहाँ P लोड लग रहा है। अब ये हमारे पास एक गिवन बीम है। एक प्रोसीजर इसका ये हो सकता है सॉल्व करने का, जो आप अभी तक यूज करते रहे, वो ये हो सकता है कि आप इस रोलर सपोर्ट को एज रिडंडेंट ले लें। उससे ये होगा कि आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाएगा, जिसका टोटल स्पैन हो जाएगा L1 प्लस L2। और उसके बाद फिर आप आगे डिस्प्लेसमेंट मेजर ले लें यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है। लेकिन हम इस प्रोसीजर को यूज नहीं करने जा रहे हैं, और आप देखेंगे कि इससे जो मैं अभी आपको प्रोसीजर बताने लगा हूँ, ये बड़ा क्विकली आप अप्लाई कर सकते हैं और बड़ा यूजफुल प्रोसीजर है। तो हम इस बीम में इस तरह से मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया है। मैंने गिवन बीम में क्या चेंजेस किए हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मैंने गिवन बीम में बी पॉइंट पे, जाहिर अभी कंटिन्यूटी की वजह से बी पॉइंट पे जीरो मोमेंट तो नहीं है, जाहिर है यहाँ पे कोई सर्टेन मोमेंट डेवलप होगा, जिसको हम लेट्स से MB कह देते हैं। इस एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट रोटेशन एट B हमने रिमूव कर दिया एक्चुअल स्ट्रक्चर में, गिवन बीम में। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने we have permitted adjacent cross sections at B to have relative rotation with respect to each other। हमने इन दोनों को एक दूसरे के लिहाज से relative rotation होने दी है। पहले ये continuous था, तो यहाँ पे एक ही वैल्यू है रोटेशन की। जब ये लोड लगेगा तो इस जगह पे एक ही रोटेशन की वैल्यू होगी। यहाँ पे हमने जब इनको ability of the beam to resist rotation at B को ख़त्म कर दिया, तो वो उस continuity को हमने ख़त्म कर दिया है। अब उस वजह से ये बीम यहाँ पे resist नहीं कर सकेगा relative rotation को। ये वाला आप जो लोड लगाएंगे ये इंडिपेंडेंटली रोटेट होगा, और ये वाला बीम आप इस पे जो भी लोड लगाएंगे ये वाला यहाँ पे इंडिपेंडेंट रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो इस वजह से, तो इस तरह से लोडिंग लगने की वजह से अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर पे जब लोडिंग लगेगी तो इसके अंदर बी पॉइंट पे रिलेटिव रोटेशंस प्रोड्यूस होंगी बिटवीन एडजेसेंट क्रॉस सेक्शंस एट बी। लेट्स सी हमने क्या किया। हमने एबिलिटी ऑफ द बीम टू रेजिस्ट रोटेशन एट बी को रिमूव कर दिया है। Therefore, the adjacent cross sections at B are now allowed to rotate with respect to each other. So, internal moment हमने MB जो internal moment है उसको as redundant ले लिया, and the relative rotation delta theta B, relative rotation between adjacent cross sections at B को हमने delta theta B से represent कर दिया। ये simply theta B नहीं है, ये delta theta B है, relative rotation between adjacent cross sections at B। इसको हमने as a displacement measure ले लिया। So अब हम पहले एक्सटर्नल लोडिंग अप्लाई कर दी प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर, और अब जब ये लोडिंग लगेगी तो ये तो डिफ्लेक्ट भी होगा, रोटेट भी होगा, लेकिन इस जगह कोई लोड ट्रांसफर नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये अब हमने बीच में डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, यानी इनको अलाउ कर दिया कि ये अपनी मर्जी से अलग अलग इंडिपेंडेंट रोटेशंस रखें। सो इनिशियली जो दो एडजेसेंट क्रॉस सेक्शंस हैं यहाँ पे बी के ऊपर, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ लोड, दोज वर लाइक एट 180 डिग्री, जिस तरह से ये आपको नजर आ रहे हैं। लोड लगने के बाद यहाँ पे जब टेंजेंट अगर आप ड्रॉ करें टू द इलास्टिक कर्व, उसका सर्टेन एंगल बनेगा। अब इनिशियली इन क्रॉस सेक्शंस के बीच में एंगल 180 डिग्री लेट से था, और अब ये एंगल बढ़ के 180 डिग्री प्लस डेल्टा थीटा बी नॉट हो गया। हमने इसको डेल्टा थीटा बी नॉट बोल दिया। व्हाट इज डेल्टा थीटा बी नॉट? रिलेटिव, ये जो जिस अमाउंट से ये चेंज हुआ है एंगल, दिस अमाउंट इज represented by delta theta b naught. Delta theta b naught is relative rotation between adjacent cross sections at B due to external loading. External loading लगने की वजह से, इसलिए हमने इसके साथ आगे सबस्क्रिप्ट B के साथ नॉट लगा दिया। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम कैलकुलेशन की तरफ आएंगे। अभी इसको हमने कैलकुलेट करना है, लेकिन इससे पहले हम दूसरा जो हमारा सेकंड स्टेप है वो उसी प्राइमरी स्ट्रक्चर के ऊपर अब हमने रिडंडेंट अप्लाई कर दिया। जरा रिडंडेंट की डायरेक्शन को देखिएगा। हमने इसको एज्यूम किया है एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन MB, सिमिलरली इस स्पैन के ऊपर एक्टिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सो अगर हमारा आंसर बाद में पॉजिटिव आ जाता है MB का, इसका मतलब है कि इट इज एक्चुअली इन दिस डायरेक्शन, अदरवाइज वी विल नीड टू रिवर्स द डायरेक्शन। अब जरा देखिएगा, जब यहाँ पे यूनिट वैल्यू ऑफ MB लगेगा, उस वजह से ये जो
स्पैन है ये इस तरह से ऊपर को उठेगा और यहाँ पे ये जो रोटेशन होगी उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डेल्टा थीटा बी बी इन स्पैन ए बी, यानी ये वाला जो स्पैन जितने अमाउंट से रोटेट हुआ है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन उसको हमने डेल्टा थीटा बी बी ए बी कह दिया। और जो इसी तरह यहाँ पे एम बी लगेगा तो ये भी रोटेट होगा, इसकी रोटेशन को डेल्टा थीटा बी सी कह दिया हमने। सो टोटल जो रिलेटिव रोटेशन इनके बीच में होगी दैट वुड बी सम ऑफ डेल्टा थीटा बी बी ए बी एंड डेल्टा थीटा बी 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 सी। So the angle delta theta b total would be equal to delta theta ab plus delta theta bb bc बीम में। अच्छा, हमें डिस्प्लेसमेंट मेजर के लिए हमेशा एक सेंस डिफाइन करनी पड़ती है कि हम किस सेंस डिस्प्लेसमेंट मेजर के किस सेंस को पॉजिटिव और किस सेंस को नेगेटिव लेंगे। अब ये जो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मेजर है ये रिलेटिव रोटेशन बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस है, बिटवीन टू सेगमेंट्स है। अब ये जो सेंस होगी ये अगेन दो तरह की सेंस हो सकती है, ये रिलेटिव रोटेशन टुगेदर जिसमें एंगल डिक्रीज होगा, जैसे ये आपको नजर आ रहा है ये रिलेटिव रोटेशन टुगेदर हुआ है, यानी ये एंगल बिटवीन द टू क्रॉस सेक्शंस इज नाउ लेस देन 180, एंगल रिड्यूस हो गया, एक दूसरे के करीब ये आ गए हैं, तो ये है रिलेटिव रोटेशन टुगेदर। और ऊपर जो प्रोड्यूस हो रहा था उसमें दो, ये वाला तो अपनी जगह पे है, ये वाला इस लोड लगने की वजह से नीचे आ गया, तो अब ये रिलेटिव रोटेशन अपार्ट हो रही है, ये दोनों के एंगल इनके बीच में एंगल 180 था, अब वो बढ़ के 180 प्लस डेल्टा थीटा बी नॉट हो गई, यानी जो रिलेटिव रोटेशन हुई है इस केस में वो डेल्टा थीटा बी नॉट उसका मैग्नीट्यूड है, वो सेंस उसकी क्या है अपार्ट, रिलेटिव रोटेशन अपार्ट। ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का वही फॉर्मेट है, ये एक्चुअल स्ट्रक्चर में रिलेटिव रोटेशन बिटवीन एडजेसेंट क्रॉस सेक्शंस एट बी है, जो कि हमें पता है कि एक्चुअल क्रॉस सेक्शन में चूंकि ये एक्चुअल बीम में ये दोनों रिजिडली और कंटिन्यूसली कनेक्टेड हैं, तो ये जो रोटेशन एट बी की है वही रोटेशन ये इंफॉर्मेशन आपने उस वक्त पढ़ी होगी जब आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था, जिसमें आप बाउंड्री कंडीशंस इंसर्ट करते हैं, तो उनमें से एक बाउंड्री कंडीशन आप ये भी इंसर्ट करते हैं कि जो यहाँ पे रोटेशन है वो ए बी सेगमेंट के लिए भी अगर आप देखें बी सेगमेंट बेसिकली कॉमन है ना बिटवीन ए बी एंड बी सी, तो बी पे सेगमेंट पे जो रोटेशन है दैट इज for this side of the beam as well and for the other side of the beam as well. So actual beam में there is no relative rotation between adjacent cross sections at B, so we will put this delta theta B equal to 0. This is in the actual structure and this is corresponding to the external loading applied to the primary structure. This is corresponding to unit value of MB applied to the primary structure, and we have discussed that this delta theta BB is equal to summation of two small delta theta BB for AB beam and delta theta BB for BC beam. This is something that depends upon applied loading. Look at this, it depends upon applied loading. Whatever loading is applied, this rotation will depend upon that. And this constant, this flexibility constant, it depends not on the applied loading, it is something that would remain same as long as you stick with this choice of redundant. So let's calculate delta theta BB first. Delta theta BB is sum of these two rotations. So let's first calculate this rotation. You can go to the table and find a simply supported beam subjected to a unit moment at one of the ends, and you can see that what rotation would be produced at the same end where moment is applied, and that rotation we have already discussed such cases it is equal to m naught L over 3ei, and since we have applied a unit value of MB, let's see, this would become 1 into L. We have unit moment applied, so we have put m naught or MB equal to 1, and for the first part this will become L1 and I1 because they correspond to the first beam. So and similarly for the second beam, this beam, second segment BC, we have a unit load applied at this end and we are calculating rotation, we are determining rotation at the same end where we are applying the moment. Again the same expression applies with the difference that this time the L and I belong to the second segment BC. So when you add up these two, you can write down in this format. Now keep in mind the sense of this rotation. The sense of this relative rotation is together. As discussed, the sense of this rotation is relative rotation together. So next we look at delta theta B naught. This is delta theta B naught.
जितनी ये रोटेशन हो रही उतनी ही आपके डेल्टा थीटा बी नॉट है. So you will go to the table and find a simply supported beam subjected to a point load at some distance from let's say left end. You can see that the rotation at B, keep in mind we are finding rotation at B, and this distance A is from the left end from A support, and this B distance is from the B support, the right support. So this delta theta B, this is theta B. The rotation at B is given by this expression. So let's take this expression down over here. This is the same expression repeated from the table with the same symbols as you see in the table. Now putting B equal to L minus A, because A plus B makes L, so B can be written as L minus A. So putting B equal to L minus A, we can write the same expression by putting B equal to L minus A, and same over here, B equal to L minus A, and this reduces, and when you make some quick simplification, you open up the brackets, this becomes 2L minus L becomes L, and then L minus A into L plus A becomes L square minus A square. So you will reach this answer, theta B equal to this value. Now right now these symbols are as per the symbols given in this table, but we have slightly different symbols in our problem. We are calling this rotation as delta theta B naught, so we would call it delta theta B naught. We are calling this distance as A, which is the same as you see in the table. We are calling this P load as P load, which is the same case in the table as well. So if you compare, you just need to make sure that you replace this theta B with delta theta B naught, because this is the symbol that we are using in this problem, and you have to use L1 instead of L, because we are talking about the first because the segment AB. So L will become L1, I would become I1, the rest is the same, and this is relative rotation apart. So now we need to choose the sign convention for the relative rotation. We need to decide whether we want to take relative rotation apart as positive, or we want to take relative rotation together as positive. So we are going to treat relative rotation together as positive. So this is a relative rotation apart. Look at this. This was a relative rotation apart. So that's why we would consider this was a relative rotation apart. And since we are going to treat relative rotation together as positive, so this will be with a negative sign. And let me show you, this will be with a negative sign. And as far as the other flexibility coefficient is concerned, this is with a positive sign. This is a deliberate positive sign, because we are going to treat relative rotation together as positive. So this is a relative rotation together, so we will be having a positive sign over here. So putting this delta theta BB and delta theta B naught, these values in this is our geometric compatibility equation. So we're going to insert the values for delta theta B naught and small delta theta BB along with their algebraic signs. So this is the value for delta theta B naught, and this is the value for small delta theta BB. So when you simplify this expression, you can quickly reach this kind of result. Let me show you quickly what changes I've done. You can see I've made some simplifications over here, and then ऊपर जो है यहाँ से मैंने हाफ पी ए L1 स्क्वायर कॉमन लिया. सो ये L1 स्क्वायर जब यहाँ से कॉमन जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे a स्क्वायर और L1 स्क्वायर बचेगा. ये एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दी है, और यहाँ पे L1 और L1 स्क्वायर में से ये एक पावर इसका कम हो जाएगा, ये L1 कैंसिल आउट, एंड यू कैन सी दैट यू विल हैव this L1 over I1 over here, and this sum of these ratios all right over here, same as it is, and half PA 1 minus A square or L1 square will be carried as it is. Next, we are going to introduce some R. R is relative stiffness of span. We are going to call I over L for a span as R for that span, relative stiffness of span. So R1 would be I1 over L1, R2 would be I2 over L2. And this is where we are introducing R. So if R is I over L, then reciprocal of this L over I would be 1 over R. So L1 over I, let's see where we use these. L1 over I1 would become 1 over R1, because we have defined R as I over L, relative stiffness. So we have L1 over I1 over here. This will become 1 over R1, simple.
and similarly this will again be 1 over r1 plus 1 over r2, and then the same expression has been brought down to this step. Now we are going to multiply and divide by r1, so this will become 1, and this is how the expression would take the form. And then we have called this factor, which is dependent upon ratios of r1 and r2, as f factor. We have just simplified this in the form of a single factor f, and the rest has been reproduced, and then we multiplied and divided by L1 over L1. So the final expression takes the form of PL1 by 2 f a over L1 into 1 minus a over L square, 1 minus a square over L1 square. Now this is end moment reaction for the individual spans. Look at the parameters on which this MB depend. Of course, the P load acting on the beam span L1, and this, what is this A over L1? A over L1 is, you know, where this is what A is. So A over L1, you should be able to understand this. So if the load is here, A over L1 would be 0. If the load is at this location, A over L1 would be equal to 1. So in between it would be varying between A over L1 would vary between 0 at A all the way up to 1 at B. We are right now considering that the load is being applied only on the AB span with BC span unloaded. So the maximum value of A is L1, so A over L1 maximum value would be equal to 1. अब ये आपके पास MB का आंसर, अच्छा अब मैं A over L1 की बात कर रहा था, यानी इसमें पैरामीटर्स हो गया P L1 A over L1 और एक पैरामीटर है F जो कि डिपेंड करता है R1 over R2 के ऊपर. Now as this will always be a positive answer. Why? How do you come to know that this will always be a positive answer? P is positive. I mean P की आपने just value put करनी है यहाँ पे, so that will be just a value. L1 will be always positive. F is always going to be positive, of course, and A over L1 will also be positive. And if A over L1 maximum value is 1, so this cannot be a negative expression. So this will always be a positive expression, and in one special case when A over L1 equals 1, then this would be equal to 0, and this entire expression would be equal to 0. But this cannot be negative. If it cannot be negative, it means this MB answer either a 0 or a positive answer. What does it mean? The assumed direction of MB right here, the assumed direction of MB, which we have shown over here, is always going to be correct. This is always going to be correct direction. Now this is a hogging moment, and since we are going to treat sagging moment positive and hogging moment negative, so when we will be plotting bending moment diagram, this will be with a negative sign. This will be treated as negative bending moment. As a reaction, this is given by this expression, and when you consider in the context of internal bending moment, the assumed sense of MB represents hogging moment, which is treated as negative bending moment. So this will be with a negative sign. When this expression of MB will give you bending moment, so this will be with a negative sign because this is hogging. Now you see, this is an internal force and this was an external force. So here the sign convention was based on clockwise and counterclockwise senses, and here the sign convention is based on how the beam would deform, whether it would hog or sag when this moment is applied. So this is going to cause hogging, so it's with a negative sign. You can very easily find out these two reactions because now it's a determinate beam. It's a very simply supported beam subjected to a P load and MB load, MB couple moment, and I think this free body diagram is sufficient to come up with reaction. So quickly you can find out reaction at A by taking summation of moment at B. Now if you wanted to find maximum positive moment in the beam, in this beam, if you wanted to find maximum positive moment, so by inspection you would know that you will have a vertical upward reaction over here at A, and you can easily understand that the maximum positive moment will be the same location where this load is acting. यानी D point जहाँ load लग रहा है उसी जगह भी maximum positive moment produce होगा. We have determined the reaction in terms of the rest of the parameters including MB reaction, so we can put the value of RA in this over here and multiply it by A. So ये हमने RA की value डाल दी है इसके अंदर और अब हमने simplify कर दिया, A की bracket open up कर दिया है
और अब हमने इसमें MB रिएक्शन की वैल्यू पुट कर दी है, MB एंड मोमेंट की रिएक्शन पुट कर दी यहाँ से। कीप इन माइंड हमने यहाँ से वैल्यू पुट करनी है क्योंकि ये एज अ रिएक्शन हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे हमने उसको शो किया है, MB एक्टिंग ऑन स्पैन AB। यहाँ से नहीं लेना, ये तो इंटरनल है, ठीक है। सो MB रिएक्शन की ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, ये जो आपको ग्रीन ब्रैकेट्स में नजर आ रही है, ये MB रिएक्शन, MB की बेसिकली वैल्यू पुट कर दी है। मैंने रिएक्शन का सब्सक्रिप्ट इसके साथ फर्दर इसलिए लिख दिया ताकि आप इसको जो बेंडिंग मोमेंट वाली मैंने एक्सप्रेशन लिखा है विद नेगेटिव साइन उससे कंफ्यूज ना करें। सो अगेन व्हेन यू सिंप्लीफाई यू कैन रीच दिस आंसर विच इज राइट हेयर। इसमें बुक में यहाँ पे आपको A² और L1 स्क्वायर मिलेगा जो कि मिस्टेक है, इस पे स्क्वायर नहीं आएगा, A और L1 ही आएगा। यू कैन वेरीफाई दिस। ये हमने लोड लगाया था ऑन AB स्पैन। AB स्पैन हमने देखा कि लोड अगर AB स्पैन पे A से लेके B कहीं लगे तो M यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट कितना प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट जो मैक्सिमम होगा वो कितना प्रोड्यूस होगा। हम अगर ये वाला AB स्पैन अनलोडेड हो और BC स्पैन के ऊपर कहीं लोड लगे, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बाकी वही B में अब हमने AB को अनलोडेड छोड़ दिया और BC स्पैन पे एक जगह लोड लगा दिया, कंसंट्रेटेड लोड, और उसका B स्पैन से डिस्टेंस स्मॉल b के तौर पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम उसी तरह का प्रोसीजर रिपीट करेंगे, मैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। दिस इज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर, वही स्ट्रक्चर जो वही पहले लिया था वही हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और ये हमें इस दफ़ा लोड यहाँ लगेगा तो ये रोटेशन यहाँ प्रोड्यूस होगी। इसका आप देख लीजिएगा, अगेन ये रिलेटिव रोटेशन अपार्ट प्रोड्यूस होगा। इसका मैग्नीट्यूड भी आप दोबारा से देखिएगा। ये अब आपको दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? हम पहले जो डेल्टा थीटा बी नॉट कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमारा जो A डिस्टेंस था जो कि P लोड की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था वो लेफ्ट एंड से ले रहे थे और हम राइट एंड पे रोटेशन कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये आंसर हमारा डिफरेंट था। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो P लोड लग रहा है उसका जो लेफ्ट साइड से डिस्टेंस है उसी लेफ्ट साइड के ऊपर ही हम डेल्टा थीटा बी रोटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आंसर डिफरेंट होगा। ये कैलकुलेशन अब आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। सो डेल्टा थीटा बी नॉट सिंबल वही है इसका, ये वही चीज होगी जो पहले अप्लाई की थी, ये सेम आंसर्स होंगे इसके लिए भी। सो डेल्टा थीटा स्मॉल डेल्टा थीटा बी विल रिमेन सेम विद सेम सेंस। ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन वही है, डेल्टा थीटा बी की भी वही वैल्यू है, लेकिन डेल्टा थीटा बी नॉट इस केस में डिफरेंट वैल्यू होगी। सो डेल्टा थीटा बी हमने पहले भी कर लिया है, मैं उसको जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स गो टू डेल्टा थीटा बी नॉट। दिस इन दिस केस दिस इज द लोडिंग, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट एंड यू आर फाइंडिंग इट एट ए लोकेशन, सेम जहां से आपने डिस्टेंस लिया उसी जगह पे। और हमने यहाँ पे सो दिस एक्सप्रेशन वुड बी यूज, यहाँ पे हमने P की जो टेबल में हमने P की जो लोकेशन है फ्रॉम लेफ्ट एंड उसको A से रिप्रेजेंट किया है, जिसको हमने B कहा है वो टेबल में A के तौर पे शो हुआ है। तो हम इसका मतलब है टेबल में A की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिखेंगे रोटेशन की, और फिर बाद में हम सिंपली जब इस प्रॉब्लम के नोटेशंस में शिफ्ट होंगे तो हम A की जगह पे सिंपली B लिख देंगे। A की फॉर्म में हम एक्सप्रेशन, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर दी है ये वाली एक्सप्रेशन, और फिर मैंने B की जगह पे L-A पुट कर दिया जैसे पहले किया था, और अब मैंने इसको इन द फॉर्म ऑफ A लिख दिया। अब मैं A की जगह पे, हमारे केस में B है करंट प्रॉब्लम में, उसको हमने B से रिप्रेजेंट किया है पोजीशन ऑफ P लोड को, तो हम सिंपली A की जगह पे B लिख दिया। और जाहिर है वहाँ पे सिंपल L लिखा हुआ था और हम सेकंड स्पैन में हैं, तो दीज L एंड I बिलोंग टू द सेकंड स्पैन इन आवर केस। सो L को हमने L2 और I को I2 लिख दिया। सो दिस इज आवर ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। अगेन हमने जस्ट वैल्यूज इंसर्ट कर दिए हैं डेल्टा थीटा बी नॉट और स्मॉल डेल्टा थीटा बी की, और सिंप्लीफाई करके यू कैन रीच these results, MB equal to this. So this is the end moment reaction for the individual spans acting negative moment, bending moment के तौर पे ये नेगेटिव होगा, ये पहले डिस्कस हो चुका है। और फिर आप रिएक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं, RC आप कैलकुलेट कर लें। फॉर एग्जांपल दिस वुड बी इन दिस फॉर्मेट। अब मैंने अभी इसको और अगर आप ME निकालना चाहें, E is the point where P load is acting, जहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट प्रोड्यूस होगा, it would be given by this expression. So you can do the same process as we did earlier. Next, we are going to consider a numerical problem.
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बस वही, बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, वही लोड है, लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ केसेस कंसिडर करने जा रहे हैं। हम क्या कंसिडर करने जा रहे हैं, डिटरमिन द वेरिएशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट एट बी विद रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ द एडजेसेंट स्पैन्स इन वैल्यूज के, यानी बस आपने स्पेशल कुछ सिचुएशंस लेनी है। फर्स्ट सिचुएशन है R1 over R2 इक्वल टू 0.1, फिर R1 और R2 इज इक्वल टू 1, फिर थर्ड कंडीशन है R1 over R2 इक्वल टू 10। इनके लिए हमने सोल्यूशन डेवलप करना है। ये MB की वेरिएशन हमने देखनी है विद R1 over R2। सो MB को हमने बेसिकली वेरिएशन स्टडी करनी है इन टर्म्स ऑफ R1 और R2, और वो R1 और R2 बेसिकली इस फैक्टर F के अंदर हैं। सो अब हमने PL1 over 2 को इस साइड पे लिख दिया MB के नीचे, और MB के एब्सोल्यूट साइन का मतलब है कि आल्दो ये बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है, लेकिन हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया। अब F की वैल्यू इट डिपेंड्स ऑन द रेशियो ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेसेस ऑफ द एडजेसेंट स्पैन। थोड़ा सा सेंटेंस यहाँ पे गलत हो गया। स्मॉल f इज गिवन बाय दिस। सो केस 1 R1 R2 इज इक्वल टू 0.1, आप यहाँ पे 0.1 पुट करेंगे और आप उस f की वैल्यू ले लेंगे। इसका मतलब है R1 और R2 की वैल्यू जो उसके करस्पॉन्डिंग जो f की वैल्यू बनती है आप वो यहाँ पुट कर लेंगे, और फिर हमने देखना है कि MB और MB कैसे वेरी करता है A over L1 के साथ। लेट्स सी हाउ। R1 और R2 इक्वल टू 0.1, वैसे इसका मतलब क्या बनता है, R1 और R2 इक्वल टू 0.1 का मतलब है R2 इज 10 times R1, स्पैन BC इज 10 times स्टिफर देन स्पैन AB। इसका ये मतलब है रिलेटिव्स, यानी 10 गुना उससे स्पैन BC ज्यादा स्टिफ है। दैट इज स्पैन BC विल बी एबल टू गिव सिग्निफिकेंट मोमेंट रेस्ट्रेंट टू AB स्पैन, क्योंकि BC बहुत स्टिफ है कंपेयर टू AB, तो वो AB को रोटेट होने नहीं देगा, उठने नहीं देगा, तो वो उसको एक फिक्सिटी की लाइक प्रोवाइड करेगा AB स्पैन को B एंड के ऊपर, तो वो नेगेटिव मोमेंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। सो F की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर दी बाय पुटिंग R1 और R2 ओवर हियर 0.1। F की वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पुट कर दी F की वैल्यू, और अब मैं लेट्स से आसानी के लिए इसको y कह देता हूँ, और जो A ओवर L1 है इसको मैं x कह देता हूँ, और ये मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, जिसको अगर आप प्लॉट करना चाहें आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये जो प्लॉट, ये मैंने जो इक्वेशन बनाई है R1 ओवर R2 की 0.1 वैल्यू लेके, जिससे F का ये आंसर बना, उसके लिए मैंने बिटवीन A ओवर L1 और MB ओवर 0.5 PL1 के बीच में ग्राफ बनाया, यानी जिसको मैंने y और x कहा हुआ है। ये मेरा x और ये मेरा y। सो फॉर एवरी A ओवर L1 आई हैव कैलकुलेटेड MB ओवर 0.5 PL1 एंड आई हैव सीन द वेरिएशन ऑफ, उसको मैंने प्लॉट कर दिया, इन दो पैरामीटर्स को मैंने प्लॉट कर दिया। तो मेरे पास ये वाली जो कर्व है जिसको हमने कर्व A कहा हुआ है, ये कर्व A जिसको हमने कहा हुआ है, जिसके लिए R1 और R2 0.1 है, उसके लिए मैंने प्लॉट कर दिया A over L1 on x axis, MB over 0.5 PL1 on this axis. So this is how the variation goes. You can see we have zeros at the two ends, और बीच में पीक वैल्यू आपको मिलेगी at this value 0.577, यानी A over L1 जो 0.577 हो तो आपको ये मैक्सिमम MB प्रोड्यूस होता है। इसी तरह आप दूसरी वैल्यूज R1 और R2 के करस्पॉन्डिंग ये दो जो नीचे कर्व्स आपको नजर आ रही हैं, ये आप डेवलप कर सकते हैं। R1 और R2 का इक्वल होने का मतलब ये है कि दोनों स्पैन्स एक जितने स्टिफ हैं, तो उस केस में F वुड बी इक्वल टू 0.5, और आपको ये वाली सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, और ये आप देख भी सकते हैं कि ये अगर आप एक्सेल में प्लॉट करें तो आप खुद डेवलप भी कर सकते हैं इसको। इसी तरह R1 और R2 अगर 10 है, इसका मतलब अब उलट हो गया, R1 और R2 इक्वल टू 10 का मतलब है R2 अब बहुत फ्लेक्सिबल है और R1 बहुत स्टिफ है। इन R1 अब ज्यादा 10 टाइम्स स्टिफर हो गया कंपेयर टू AB स्पैन अब ज्यादा स्टिफ हो गया इस केस में। तो दिस इज हाउ द वेरिएशन गोज। अगर आप यूनिफॉर्म लोडिंग कंसिडर करें उसमें भी उसी तरह का प्रोसीजर है जैसे आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, बाकी आप इसको खुद देख लीजिएगा। अब इसमें सिर्फ ये कि लोडिंग यूनिफॉर्म है और दोनों के ऊपर लगेगी। हमने अलग अलग लोडिंग इंटेंसिटीज लगाई हुई है, W1 और W2, थीटा बी नॉट AB और डेल्टा थीटा बी नॉट BC अलग अलग से प्रोड्यूस होंगे। जितनी रोटेशंस होंगी ये टुगेदर सम अप आप कर लें डेल्टा थीटा बी नॉट के लिए, और ये आपका केस बनेगा इस केस में। और रिलेटिव रोटेशन टुगेदर को अगर पॉजिटिव मान लें तो ये आंसर नेगेटिव बनेगा, और ये वही चीज़ है जो पहले डिस्कस की हुई है। सो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन। ज्योमेट्रिक कंपैटिबिलिटी इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट करनी है। ये गिवन स्ट्रक्चर में 0 है, और ये मैंने डेल्टा थीटा बी नॉट की वैल्यू पुट कर दी है, और ये मैंने स्मॉल डेल्टा थीटा बी की वैल्यू पुट कर दी है। इक्वेशन को आपने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में
अगेन फाइनली कन्वर्ट कर लेना है। दिस इज सिंपल, वही सिंप्लीफिकेशन मैंने की है। यू कैन रीच दिस आंसर योरसेल्फ। स्पेशल केसेस में हम डिस्कस करेंगे W1 W2 अगर सेम हो, यानी दोनों स्पैन्स पे एक जैसी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी की लोडिंग लग रही हो और दोनों एक जैसे स्पैन लेंथ्स हो, तो उस केस में दिस एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू 1 और ये आपके पास आंसर बन जाता है WL²/8। ठीक है, ये मैंने प्लॉट भी उसी को कर दिया। अगर आपके स्पैन लेंथ सेम हो और सेम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग लग रही हो तो ये आपके पास ग्राफ बनेगा। मैंने MP और WL²/8 को प्लॉट किया तो इसका मतलब ये 1 बनेगा, यानी -1 बेसिकली। और ये आप वेरिएशन बाकी बेंडिंग डायग्राम खुद से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना मोमेंट बनेगा, आप इसको खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ये 9/16 बनेगा यहाँ पे। ये मैंने M और WL²/8 को प्लॉट किया, सिंपल M को प्लॉट नहीं किया। स्पेशल केस 2 क्या है, W2 = 0 और I1 = I2। अब इसमें केस में सोल्यूशन M वुड डिपेंड, अगर आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये आंसर बनेगा, इट विल बी फंक्शन ऑफ L2 और L1। और स्पेशल केस 3 ये है कि दोनों स्पैन्स एक जैसे हैं और आइज दोनों एक जैसे हैं, तो फिर MB वुड बी गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब आपने असाइनमेंट क्या करनी है, ये आपने असाइनमेंट करनी है। आपने इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को प्रूव करना है 1, और फिर आपने उसके बाद ये जो तीसरा आपको दिखा रहा हूँ, यानी फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में ABCD जितने पार्ट्स हैं ये इनको आपने प्रूव करना है। ठीक है, ये इनको प्रूव करना है आपने। फिर 9.4 आपकी बुक का है, आपने इसको सॉल्व करना है। सो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने सबमिट करवानी है। थैंक यू वेरी मच।